इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां आज तक जो भी गया है कभी वापस लौट कर नहीं आ सका। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अटलांटिक ओशियन में मायामी, आइलैंड ऑफ बरमुंडा और प्यूर्टो रिको से घिरे एक ट्रायंगल शेप एरिया की, जिसे पूरी दुनिया बरमुंडा ट्रायंगल के नाम से जानती है। लेकिन वास्तविकता में इस ट्रायंगल की सीमाएं कहाँ तक फैली हुई हैं, ये बात कोई नहीं जानता, क्योंकि अक्सर इन्हीं सीमाओं के कंफ्यूजन के चलते हजारों जहाज यहाँ हादसे का शिकार हो चुके हैं। 2019 के अंत तक यहाँ करीब 2000 जहाज और 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट लापता हो चुके हैं, जिनमें से केवल कुछ एक को छोड़कर ना तो आज तक किसी जहाज का मलबा मिला है और ना ही उनके अंदर मौजूद किसी इंसान का कोई अवशेष। ये बात बड़ी हैरान करने वाली है कि आज के समय में जब हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि हम यहीं बैठे बैठे यहाँ से लाखों प्रकाश वर्ष दूर किसी ग्रह पर मौजूद सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवन को भी देख लेते हैं, तब भी आज तक हम इस छोटे से एरिया में लापता हुए किसी भी जहाज को नहीं तलाश पाए, क्योंकि शायद वो यहाँ थे ही नहीं। ये बात 4 दिसंबर 1970 की है, जब पायलट ब्रूस गर्नन ने अपने पिता और एक बिजनेस पार्टनर के साथ एंड्रोस आइलैंड से फ्लोरिडा कोस्ट जाने के लिए उड़ान भरी। उस समय ये एरिया बरमुंडा ट्रायंगल के अंदर नहीं आता था और ब्रूस के लिए ये कोई नई उड़ान भी नहीं थी, क्योंकि वो पहले भी इस रूट पर कई बार आ चुके थे। इसलिए ब्रूस बेफिक्र होकर इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन शायद इस बार की उड़ान उनकी लाइफ की सबसे खतरनाक उड़ान होने वाली थी। जैसे ही ब्रूस ने उड़ान भरी तो कुछ अजीब होना शुरू हो गया। करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही ब्रूस को अपने सामने काले बादलों का एक छोटा सा झुंड दिखाई दिया। ये झुंड दूर से एकदम नॉर्मल लग रहा था, इसलिए ब्रूस किसी नॉर्मल बादल की तरह ही इसमें से भी आसानी से निकल गए। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, कहीं कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही प्लेन 11,500 फीट की हाइट पर पहुंचा तो एक बार फिर एक काला बादल प्लेन के सामने आता है। इस बार ये पहले वाले की तुलना में कई किलोमीटर बड़ा था, इसलिए ना चाहते हुए भी ब्रूस को इसके अंदर से ही गुजरना पड़ा। जैसे ही ब्रूस ने इसके अंदर एंटर किया तो चारों तरफ अंधकार छा गया। ब्रूस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बादल क्या चीज है, क्योंकि ये किसी नॉर्मल स्टॉर्म क्लाउड से बिल्कुल अलग था। तभी कुछ देर बाद वहां अचानक सफेद लाइट चमकने लगती हैं। ये बिल्कुल बिजली के कड़कने जैसा था, लेकिन लाइटनिंग नहीं थी, क्योंकि ये फ्लैशेज लाइटनिंग के मुकाबले काफी ब्राइट थे और किसी जाल की तरह उनके प्लेन के चारों तरफ फैल चुके थे। अगले 30 मिनट तक ब्रूस इसी बादल में उड़ान भरते रहे। इस दौरान उन्हें एहसास हुआ कि ये वही सेम क्लाउड था जो उन्हें 1000 फीट की हाइट पर मिला था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार ये क्लाउड किसी टनल की तरह सिलेंड्रिकल था। ब्रूस इस टाइम इस सिलेंड्रिकल क्लाउड के बिल्कुल सेंटर में उड़ान भर रहे थे। इस टाइम उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद वो इस ट्रैप से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि दूर दूर तक कहीं भी बाहर जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी एक और रहस्यमयी घटना घटती है। ब्रूस को अचानक अपने सामने से लाइट आती हुई दिखाई देती है, जो संभवतः इस रहस्यमयी टनल का एंड था। इसलिए ब्रूस ने तुरंत अपने प्लेन को उसी दिशा में आगे बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही ब्रूस उस एंड पॉइंट के नजदीक पहुंचने लगे तो उसने सिकुड़ना शुरू कर दिया। इस मूवमेंट पर उनके प्लेन के नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट में हलचल पैदा होने लगी। कंपास अपने आप बार बार अपनी दिशा बदल रहा था। प्लेन के इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट अपने आप रेस्पॉन्ड करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे प्लेन को कोई बाहरी शक्ति कंट्रोल कर रही हो। इस टाइम प्लेन पर कंट्रोल करने के ब्रूस के सारे प्रयास विफल हो रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि प्लेन अभी भी कंटिन्यू उस टनल के एंड पॉइंट की तरफ बढ़े जा रहा था। अगले 20 सेकंड तक ब्रूस का प्लेन इसी तरह हिचकोले खाते हुए इस क्लाउड में ट्रेवल करता रहा और फिर अचानक एक झटके के साथ इस क्लाउड से बाहर निकल गया। लेकिन अगले 5 सेकंड तक उसके साथ वो हुआ जो पृथ्वी पर होना लगभग नामुमकिन था। इस रहस्यमयी क्लाउड से निकलने के अगले 5 सेकंड तक ब्रूस खुद को वेटलेस फील कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अंतरिक्ष यात्री तब फील करता है जब वह अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चला जाता है। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट सही से वर्क करने लगे। इसलिए ब्रूस ने तुरंत ग्राउंड कंट्रोल से कांटेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि पिछले आधे घंटे से ब्रूस को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो कहां उड़ान भर रहे हैं। लेकिन जब ग्राउंड कंट्रोल ने रडार पर उनकी लोकेशन को ट्रैक करना चाहा तो वहां उन्हें ऐसा कोई प्लेन नजर नहीं आया। कुछ देर बाद ग्राउंड कंट्रोल ने वापस ब्रूस से कांटेक्ट किया और उन्हें बताया कि वो उनका एयर स्पेस पार करके ऑलरेडी मायामी के एयर स्पेस में पहुंच चुके हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता था, क्योंकि ब्रूस को अपनी इस यात्रा में करीब 400 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी थी, जो कम से कम 90 मिनट का समय लेती।
लेकिन उन्हें तो उड़ान भरे हुए अभी सिर्फ 47 मिनट ही हुए थे। जिस विमान से वो यात्रा कर रहे थे उसकी मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ही 290 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। यानी इस प्लेन से 47 मिनट में 400 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करना पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए एक बार को ब्रूस को भी लगा कि शायद ग्राउंड कंट्रोल की टीम से कुछ मिस्टेक हो रही है। लेकिन अगले कुछ ही पलों बाद उनका ये वहम दूर हो गया, क्योंकि उनके सामने मायामी का एयरपोर्ट था। फाइनली जब एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद उन्होंने अपना फ्यूल चेक किया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि 400 किलोमीटर की यात्रा में जितना फ्यूल खर्च होना चाहिए था उसका आधा फ्यूल अभी भी प्लेन में बचा हुआ था। यानी ये प्लेन असल में केवल 200 किलोमीटर के आसपास ही चला था। लेकिन अगर ये बात सच थी तो ब्रूस एंड्रोस आइलैंड से मायामी एयरपोर्ट तक कैसे पहुंचे, जिनके बीच की दूरी ही करीब 400 किलोमीटर थी। ब्रूस ने इसके बारे में कई प्रोफेसर से भी बात की, लेकिन किसी के पास भी इस घटना का कोई जवाब नहीं था। आज तक इस एरिया में न जाने कितने शिप्स और प्लेन गायब हुए हैं, लेकिन केवल कुछ एक को छोड़कर आज तक ना तो किसी प्लेन का मलबा मिला है और ना ही किसी की डेड बॉडी। ऐसे में इस घटना ने एक नई बहस छेड़ दी थी कि क्या वास्तव में बरमूडा ट्रायंगल किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा है, क्योंकि एक थ्योरी के अकॉर्डिंग इस घटना के पीछे डार्क एनर्जी का हाथ हो सकता है। वही डार्क एनर्जी जो इस पूरे यूनिवर्स के एक्सपेंशन के लिए जिम्मेदार है। साइंटिस्ट की माने तो डार्क एनर्जी वो पावर है जो किसी ब्लैक होल की तरह ही स्पेस टाइम को कर्व करके इस तरह के टनल बना सकती है, जिसकी हेल्प से लाखों प्रकाश वर्ष की दूरियां बेहद कम टाइम में तय की जा सकती हैं। संभवतः ब्रूस भी ऐसे ही किसी टनल से टकराए होंगे और सौभाग्यवश उससे बाहर निकल पाने में भी कामयाब हुए, जिसके कारण वो 400 किलोमीटर की डिस्टेंस मात्र 47 मिनट में तय कर पाए। लेकिन डार्क एनर्जी आज भी सिर्फ एक थ्योरी ही है और कोई भी साइंटिस्ट इसे पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। हालांकि उस दिन 84 सनस्पॉट्स के साथ 700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की सोलर विंड रिकॉर्ड की गई थी, जिसके कारण अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर में बड़े लेवल पर डिस्टर्बेंस रिकॉर्ड किया गया था। शायद ये एक रीजन हो सकता है कि आखिर प्लेन के इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट उस टाइम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे। लेकिन इस सवाल का जवाब आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है कि आखिर 290 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाला कोई प्लेन 400 किलोमीटर की दूरी 47 मिनट में कैसे तय कर सकता है, और आखिर 2000 शिप्स और 200 एयरक्राफ्ट के लापता होने के बावजूद भी आज तक उनका मलबा क्यों नहीं मिल पाया। क्या वास्तव में इन सब चीजों के पीछे डार्क एनर्जी का ही हाथ हो सकता है? आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।